नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महायुद्ध की। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां के हालात बिगड़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वहां पर फंसे प्रदेश के छात्र छात्राओं और काम कर रहे उत्तर प्रदेश के लोगों को राहत देने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोई भी फ्लाइट का संचालन न होने के कारण केंद्र सरकार के सामने वहां पर फंसे लोगों को निकालना फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर फंसे प्रदेश के लोगों से संपर्क कराने के लिए नोडल ऑफिसर और जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी करना शुरू कर दिया है, जिस पर लोग संपर्क कर सकते हैं और अपने स्वजनों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को निकालना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। यूक्रेन में फंसे स्वजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 05221070 या फिर 9454441081 पर कांटेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ईमेल भी किया जा सकता है। rahat.nic.in पर अपनी बात लोग रख सकते हैं। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं। जिनके भी स्वजन फंसे हुए हैं यूक्रेन में, वो सीधे तौर पर बात कर सकते हैं। प्रशासन की तरफ से ये सुविधा मुहैया करवाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की है, जहां एनएसए ने सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं जिस पर परिजन कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी भारतीय सुरक्षित, ये एनएसए का कहना है। जो फोन नंबर जारी किया गया उत्तराखंड में वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने स्वजनों के बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से छात्रों के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार प्रतिबद्ध भी है और गंभीर भी है कि सभी छात्रों को वापस लाया जाए। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी हैं, उच्च अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और उत्तराखंड के स्तर पर भी हमने एक नोडल अधिकारी के बीच में नियुक्ति की है। टोल फ्री नंबर भी हमने जारी किया है। भारत सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की घर वापसी को लेकर कोशिश कर रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में कैसे भारतीयों की मदद की जा सकती है, इसे लेकर रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर गोविंद सिसोदिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजित कंबोज ने। यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर भारत देश या कहें उत्तराखंड पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो या तो पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे या किन्हीं कांडों के चलते यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच फंस चुके हैं। तो ऐसे में कैसे उनको रेस्क्यू किया जा सकता है या कैसे उनको भारत देश वापस लाया जा सकता है, इसको लेकर सुरक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीएस सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने कई मिलिटेंट अटैक की बात हो या सिविलियन इलाकों में हो रहे युद्ध जैसे हालातों के बीच कैसे वहां से रेस्क्यू किया जाता है को निकालने की कोशिश की है। सर, पहले तो आपका स्वागत है जनता टीवी पर। और सर, आपसे मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि कैसे इस तरह के जब अटैक्स होते हैं तो वहां से हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। सिविलियन काफी ज्यादा मात्रा में फंसते हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं। इस समय जो हालात हैं यूक्रेन में, भारत और बाकी लोगों के लिए बड़ी समस्या है कि जो उनके सिविलियन फंसे हैं, स्टूडेंट फंसे हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। ये एयर स्पेस अवेलेबल नहीं है और अभी बैटल में ऐसा लल नहीं आएगा कि जिसमें हवाई जहाज को आने की परमिशन दी जाएगी। रशिया के लिए अभी जो अगले कुछ दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन यूक्रेन की फौज को तहस नहस करना चाहेगा, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करना चाहेगा, जो काफी हद तक कर चुके हैं, पर किसी को भी फ्री रन नहीं देना चाहेगा। अगर वो किसी एयरक्राफ्ट को आने देते हैं तो उनको डर रहेगा कि कोई और एयरक्राफ्ट ना आ जाए। तो एयरक्राफ्ट का आना थोड़ा मुश्किल है अगले कुछ दिनों के लिए। अभी इस समय क्या किया जा सकता है, मेरे विचार से दो तीन चीजें की जा सकती है कि अगर पूरे हिंदुस्तानी जितने उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, अंडरग्राउंड बंकर में किया जाए और उसके बाहर एक निशानी लगाई जाए। कई बार आप अंडरग्राउंड बंकर में होते हैं और जब हमलावर फौज होती है उन्हें पता नहीं होता इसमें किस किस्म के लोग हैं, तो उसके बाहर एक किस्म का फ्लैग लगा दिया जाए, सफेद किस्म का फ्लैग लगा दिया जाए, रेड क्रॉस का फ्लैग लगा दिया जाए और लोकेशन शेयर की जाए। जैसे रशिया हमला कर रहा है तो रशिया के साथ से लोकेशन शेयर की जाए कि हमारे हिंदुस्तानी इस इलाके में रुके हैं, उनके ऊपर हमला ना किया जाए, उस इलाके में कोई बम्बार्डमेंट ना की जाए। और हम इसका यकीन देते हैं कि इसमें जो है यूक्रेन की फोर्सेज को किसी किस्म की भी सहायता नहीं दी जा रही है। एक तो उन्हें सेफ एरिया में रखना है
जहां से वो बॉम्ब प्रूफ एरिया हो, दूसरा आइडेंटिफिकेशन हो कि भी इसमें हमारे अपने आदमी है, एक नंबर 1 बात। नंबर 2, जैसे एयर स्पेस अगर नहीं अवेलेबल मिलता है तो बाय रोड कैसे निकाला जाए उन्हें, कि जो साथ में मुल्क है, जो फ्रेंडली कंट्री हमारे हैं और उनके हैं, उस मुल्क में पहुंचाया जाए और वहां से इवैक्यूएट कराया जाए। उसके लिए भी जरूरी है कि यूक्रेन फोर्सेस के साथ और रशियन फोर्सेस के साथ मिलाप किया जाए और ताकि वहां से उनको वहां ले जाया जाए। सर, आपने भी कई तरह की तनाव भरी स्थितियों का सामना किया है, क्या माहौल लगता है, क्योंकि युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, चल भी रही है फाइट्स, और जिस तरह की चीजें निकल कर सामने आए, कई परिजन ऐसे हैं जो चिंता में डूबे हुए, चाहे देहरादून की बात करें या देश के अन्य राज्यों की बात की जाए, तो उनको किस तरह से संयम बरतना होगा, गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर सके, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आप जवाब दे सकते हैं। ये जो पेरेंट्स है उनकी वरी तो बहुत बनती है, भारत की भी बड़ी बनती है। हालांकि भारत के जो है दोनों मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ, तो दोनों के गुडविल का फायदा उठाना पड़ेगा। यूक्रेन का फायदा उठाना पड़ेगा कि इनको सही जगह मिल जाए, रशिया का होना है कि इन लोगों को किसी किस्म का हमला ना हो। इंडिया की डिप्लोमेसी के अभी जैसे हमारे 3 फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से 3 अफसर वहां गए हैं जो वहां से मुलाकात करने के लिए, और वहां जो हमारी एम्बेसी है वो भी काफी काम कर रही है। इन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। जिंदगी खतरे वाली है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हवाई हमले भी हो रहे हैं। तो जिनके ऊपर दायित्व है उतना जिंदगी का तो रिस्क लेना पड़ेगा एम्बेसी वालों को, फॉरेन मिनिस्ट्री वालों को। पर बड़े ज्यादा नंबर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा रिस्क ले जाए, उनको जाके मिले, उनको हौसला दे। और ऐसे समय में भी हो जाता है कि लोगों की सप्लाई कम हो जाती है, राशन की सप्लाई कम हो जाती है, कम्युनिकेशन की सप्लाई कम होती है। अगर वहां बिजली बंद हो गई तो शायद मोबाइल से कनेक्शन भी नहीं हो पाए, तो कैसे कनेक्शन हो पाएगा। तो जब ये प्लान करते हैं तो ये इनको राशन की जो सप्लाई है उन सेफ एरिया में देनी चाहिए। तो ये थे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर सिसोदिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इसमें खुद से बड़ी भूमिका निभाते हुए आगे उतरना होगा, और सिविलियन जो वहां पर फंसे हुए हैं दोनों देशों के मध्य में, उनको लेकर भी सरकार को गंभीरता से दोनों देशों के साथ बातचीत करनी होगी, जिसके चलते ज्यादा जानमाल का नुकसान ना हो और हम अपने भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बचा सके। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। इधर रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारत के लोग सही सलामत अपने देश लौटने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में भारत के करीब 16,000 स्टूडेंट्स फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने की कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में फंसे हैं। यूपी के जालौन, कासगंज, कानपुर समेत कई जिलों के छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जो वहां एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन वहां के हालात से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घर वापस आना चाहते हैं। छात्र के परिजन परेशान हैं और वो भारत सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जालौन, गोरखपुर, फतेहपुर, बदायूं, हल्द्वानी और बांदा की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूक्रेन में फंसे यूपी उत्तराखंड के लोग और उनके वापसी की कामना यहां पर की जा रही है। इधर रूस के हमले के बीच यूक्रेन में भारत के करीब 16,000 स्टूडेंट्स फंसे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में फंसे हैं, जिनकी सलामती के लिए पूजा पाठ की जा रही है। साथ ही मोदी सरकार से बच्चों को वापस लाने की अपील भी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग के बीच अपनों की तलाश, सरकार पर टिकी अपनों की निगाहें। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारत के लोग खौफजदा हैं और सही सलामत अपने देश लौटने के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में भारत के करीब 16,000 स्टूडेंट फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने की कवायद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के सैकड़ों स्टूडेंट्स भी यूक्रेन में फंसे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के कैमरी क्षेत्र के किसान राजेंद्र प्रसाद शर्मा का इकलौता बेटा संजय शर्मा मेडिकल की पढ़ाई के लिए साल 2019 में यूक्रेन गया था। वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग है। ऐसे में संजय शर्मा भी जान बचाकर वहां अपने कुछ भारतीय साथियों के साथ छिपा हुआ है। पल पल जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। जनपद कासगंज के भी 2 छात्र और 1 छात्रा यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे कासगंज के छात्रों के नाम शोभित माहेश्वरी, गर्विता माहेश्वरी और कोमल हैं। ये भी यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।
रूस और यूक्रेन के बीच हुए हमले के बाद तीनों छात्रों के परिजन चिंतित और परेशान हैं। जालौन नगर में जालौन पब्लिक एकेडमी के संचालक शैलेंद्र जय श्रीवास्तव की बेटी आकृति चित्रांश भी यूक्रेन के कीव शहर में स्थित मोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS 3rd ईयर की छात्रा है। सुबह लगभग 4 बजे बेटी का फोन आया कि उसने 3 बार धमाकों की आवाज सुनी है। तभी से वो बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बीती 29 जनवरी को यूक्रेन गई आकृति को लेकर मां पूनम और भी ज्यादा चिंतित नजर आई। यूपी के 30,000 छात्र समेत गोरखपुर की एक छात्रा समेत 2 अन्य शामिल हैं। युद्ध की खबर के बाद से ही परिवार के लोग अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। कुल मिलाकर आगरा, रामपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, जालौन, गोरखपुर, फतेहपुर, बदायूं और बांदा समेत कई जिलों से बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, जिनके माता पिता और परिवार वालों से बात करते हुए उनकी आंखें भी छलक उठती है। कुछ बच्चों ने शहर का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पूरी तरह से सन्नाटा है। सड़कों पर घर और गाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे में हर किसी को जल्द से जल्द भारत वापस लौटने की उम्मीद है और माता पिता यहाँ पर बच्चों की सकुशल वापसी की कामना कर रहे हैं और सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं। जनता टीवी यूपी डेस्क से अमन की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं विधानसभा के दंगल की। तो 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण का मतदान होना है। आज प्रचार खत्म हो जाएगा। इससे जुड़ी अपडेट भी आपको बताते हैं। जनसभा में अखिलेश पर उबल पड़े राजा भैया। एक दिन पहले अखिलेश ने कुंडा में जनसभा की थी और अखिलेश यादव के बयान पर राजा भैया की धमकी, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो कुंडी लगा दे, ये राजा भैया ने कहा था। अखिलेश ने कहा था कुंडा में जनता कुंडी लगा देगी। तो वार पलटवार का दौर अब देखने को मिल रहा है। हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तब चली जब एक नेताजी ने कहा कि वह कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे। हमके धरती पे अभी कोई माई का लाभ पैदा नहीं होता है। जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात से हम आज प्रक्रिया कर रहे हैं। हमने हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में होने वाले चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नेताओं के हमले भी एक दूसरे पर तेज हो रहे हैं। 5वें चरण का प्रचार बस अब से कुछ ही देर में शाम 6 बजे थम जाएगा। इस चरण में अवध और पूर्वांचल के 12 जिलों की 61 सीटें दांव पर हैं। इनमें अयोध्या भी शामिल है, जहां राम मंदिर निर्माण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अब इस चरण में 6 से 93 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। अवध और पूर्वांचल के जिन जिलों में 27 फरवरी को मतदान होना है, उनमें अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और गोंडा शामिल है। प्रदेश के इस हिस्से को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2017 में बीजेपी ने यहां के 47 और सहयोगी अपना दल ने 3 सीटें जीती थी। 5 सीटें बसपा, सपा के पास 3 और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो जनता तय करेगी उम्मीदवारों की किस्मत। कुछ ही देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा और 27 तारीख को वोटिंग यहां पर होनी है। 61 सीटों पर 27 फरवरी को यहां पर मतदान डाले जाएगा। 5वें चरण का ये मतदान रहेगा और आपको बता दें कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो सीट है वो इसी चरण में है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ और भी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, किस तरह से तैयारियां वहां पर चल रही है? कुछ ही देर में चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर आप? जनता टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 5वें चरण में जिन जिलों में
होता है उसमें बहराइच की है। मैं इस वक्त बहराइच की महसी विधानसभा में मौजूद हूं। अब से कुछ समय के बाद 6 बजे जो है यहां पर चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। बहराइच में 7 विधानसभा सीटें हैं जिनको लेकर के 27 फरवरी को यहां पर मतदान होना है। पिछले कई दिनों में सभी राजनीतिक दलों के जितने आलाकमान नेता है उन्होंने पूरी ताकत से बहराइच की 7 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया है और यहाँ पर राजनीतिक पारा इस समय अपने पूरे सवाब है। आज थोड़ी देर बाद अभी 6 बजे यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार बंद होगा, तो इसको लेकर के तमाम प्रत्याशी जो है अपनी अपनी अभी तक जो है तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा आज रोड शो निकाला गया है, पद यात्रा निकाली गई है और आज शाम को 6 बजे अभी थोड़ी देर बाद यहाँ बहराइच में प्रचार बंद होगा। जी चलिए, बने रहेगा हमारे साथ। चित्रकूट से संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कुछ ही देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा, किस तरह के समीकरण वहां पर बन रहे हैं और तैयारी किस तरह की है? बिल्कुल जी संजय, बने रहेगा हमारे साथ। कुछ तकनीकी खराबी, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुल्तानपुर से ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, तैयारियां किस तरह की है? कुछ ही देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा, किस तरह का माहौल आज देखने को मिला? जिस तरीके से अभी दोपहर में लगातार कहीं न कहीं जो ये सुल्तानपुर की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जो प्रचार प्रसार को 6 बजे समाप्त हो जाएगा। जो प्रशासन पर जो अधिकारी हैं वो लगातार अपने जी ललित, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दिवाकर, आप जानकारी दे रहे थे जिस तरह से बहराइच काफी अहम है, 5वां चरण भी काफी अहम है, तो दिन भर की अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो किस तरह का माहौल आज देखने को मिला है? कि आज हम बता दें कि जो 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है ये उत्तर प्रदेश का बहुत अहम चुनाव है। इसका पहला कारण यह है कि इस चरण में सबसे अधिक विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर इस पर मतदान होगा। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2017 में जो इसकी 90% सीटें थी, 50 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और केवल 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। आज अगर हम बहराइच की बात करें तो बहराइच में दिन भर राजनीतिक पारा काफी गर्म रहा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बहराइच में थे। उन्होंने यहां पर पयागपुर विधान सभा में आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और अगर हम पिछले चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2017 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट ही बचा पाई थी। इस बार 7 सीटों पर काफी कड़ा मुकाबला देखने को दिखाई दे रहा है और आने वाले 27 फरवरी को आखिर मतदाता किसे चुनते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी चलिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दिवाकर, इस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुल्तानपुर का रुख कर लेते हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं वहां सुल्तानपुर में, और अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की, उसके बाद रविचंद सांसद है उन्होंने रोड शो किया। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और लोगों को जो तरह तरीके की जो उनकी अपनी अगंडे अपना रहे हैं। और जो प्रशासन की जो तैयारियां हैं, आज शाम 6 बजे प्रचार समझाएगा। लेकिन जो यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे जो अधिकारी जो नियुक्त जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी ड्यूटी लगातार निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम सदर सीट की बात करें तो बीजेपी का वर्चस्व इस बार किस तरह का नजर आ रहा है ललित वहां पर? जी देखिए, जो सदर जो सीटें हैं वो लगातार 1-2 सीटों की बात नहीं कर सकते, लेकिन जो बकिया सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। जो लोगों का हुजूम है, जो लोगों का कहना है, जो लोग मान रहे हैं, जो लोग बीजेपी को लाइक करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार भाजपा ही यहाँ से सुल्तानपुर से जीत की जाएगी। चलिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार सपा और बीजेपी में वाकई देखा जाए तो आमने सामने की टक्कर है। अब वो 10 तारीख को ही साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और ललित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब कुछ खबरें उत्तराखंड की भी देख लेते हैं। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय और खासतौर पर उत्तराखंड वासियों की सुरक्षा को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है प्रदेश में। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि कोई भी प्लान सरकार बनाकर नहीं चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने धामी सरकार पर बैंक डेट में खनन और पट्टे स्वीकृत और रिन्यू करने का आरोप लगाया है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। तैयारी नहीं ना, कुछ उस पर कुछ काम ही इन्होंने नहीं किया। इनका एकमात्र मकसद तो अपने हितों की रक्षा करना है, जनता के हितों की रक्षा करना मकसद है ही नहीं। तो जब इनको पता ही नहीं हमारे कितने लोग हैं, जबकि ये चीजें तो 24 घंटे के अंदर पता हो जानी चाहिए।
यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को लेकर वहां पर रह रहे देहरादून के छात्रों के परिजन भी चिंतित हैं। कुछ छात्रों की अपने परिजनों से मोबाइल पर बात हुई है। राजकीय जिला कोरोनेशन अस्पताल में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी जोशी के बेटे अक्षर जोशी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चूंकि स्थिति है, मीडिया से की नॉलेज में आ रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन वाले बता रहे हैं, एम्बेसी की लैंग्वेज, तो स्थिति पैनिक तो है ही है। और उससे बड़ी गड़बड़ी है कि जो वहाँ पे काफी सारे लोग एशिया और इंडिया के जो लोग हैं, खासतौर पर उत्तराखंड के, उनके पास एक क्लियर कट मैसेज नहीं है कि भारत सरकार उसमें कैसे हेल्प करने जा रही है। और तो कहीं ना कहीं अटैक की स्थिति और राशन की दिक्कतें और पानी की दिक्कतें जो होनी शुरू हो गई है, लोकल ट्रैफिक कुछ जाम है, तो एक थोड़ी सी चिंता का विषय भी है और बच्चे परेशान भी। इधर हिमाचल प्रदेश की धर्म संसद को स्थगित कर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई के लिए अभियान चलाने के लिए संतों ने हुंकार भर दी है। स्वामी यति नरसिम्हानंद ने अपनी हालत का जिम्मेदार महात्मा गांधी और गांधीवादी विचार को बता दिया है। डासना मंदिर के पीठाधीश्वर और जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने घोषणा की है कि वो सर्वनानंद घाट छोड़ रहे हैं और घाट छोड़कर पदयात्रा कर दिल्ली रवाना होंगे और वहां पर आमरण अनशन शुरू कर देंगे। संतों द्वारा 27 फरवरी से शुरू होने वाली इस पदयात्रा को लेकर हरिद्वार समेत दूसरे स्थानों से भी संतों का समर्थन लेने की तैयारी चल रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और हम इसका विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। गांधी की प्रतिमा के सामने हम आमरण अनशन करेंगे, क्योंकि हम स्वामी जी हमारे ज्ञाननाथ जी, योगी ज्ञाननाथ जी हैं। 4, 5 और 6 को हिमाचल में धर्म संसद हमारी होने वाली थी मार्च में। योगी जी और सत्यदेवानंद जी, इन्होंने वो धर्म संसद टाल दिया, क्योंकि अभी पहले हमें सबसे पहले अपने भाई के सम्मान के लिए लड़ना है। हम लोगों का मानना यह है कि हमारी दुर्गति का कारण गांधी और गांधीवादी विचार है। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।